हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं यूएफओज इंडिया एंड अदर कॉन्स्पिरसीज। और ये चैनल है ना, जो ये मेरी वेबसाइट का नाम भी सेम ही है। ये वेबसाइट है मेरी यूएफओज इंडिया एंड अदर कॉन्स्पिरसी डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम। अब जो मैं इस पे वीडियोस डालता हूँ ना, वो पहले मैं अपनी इस पे वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालता हूँ, उनको डिस्कस करता हूँ। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कुछ कुछ फैमिलीज, कुछ बहुत कम फैमिलीज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं और उनका प्लान क्या है। अब ये सुनने में ना कॉन्स्पिरसी जैसा लगेगा, तुम बोलोगे यार क्या बकवास कर रहे हो। फिर भी चलो मैं तुम इस चीज पे एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड है क्या। वेस्टर्न वर्ल्ड में किसे बोलता हूँ मैं? वेस्टर्न वर्ल्ड जब बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है यूरोप, जिसमें रशिया नहीं आता। बहुत सारे जितने भी दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है ना, उनमें क्यूबा और दो तीन कंट्रीज को छोड़ के, क्यूबा वेनेजुएला इन सबको छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब भी, इनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से मैं इसे वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता हूँ। अब आप बोलोगे तुम ये कैसे बोल सकते हो भाई कि कुछ लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये तो हमें ऑब्वियसली पता है कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स की वजह से चलती है। यहाँ पे भी सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं, लोग चुनते हैं उन्हें। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि भाई कोई लोग कंट्रोल कर रहे हैं? अब मेरा मानना बहुत ईजी है। जो लोग सोचते हैं ना कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट है वो उनके लिए काम कर रहा है, जो ये उनके इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, टॉप हेड हैं जो, वो दुनिया के ना एक नंबर के सबसे बड़े वो होते हैं, मतलब तो मैं वर्ड नहीं लेना चाहता, मतलब सी होते हैं। उन्हें माथे में ना सी लगा के घूमना चाहिए। वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं ना कि उनके जो लीडर्स हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके माथे पे ना हमने सी लगा लेना चाहिए ऐसे करके, और फिर उसके बाद घूमना चाहिए। उसके बाद ये बातें सारी बोलनी चाहिए क्योंकि कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं। यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं ये मत बोल देना कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। कभी तुम ये वीडियो काट के चला दोगे, कहीं कहीं चला दोगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, ऐसा कब से आया, मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं मानता हूँ कि वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो स्कैम है एक तरह से। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्कैम है। वो क्यों? उसके दो रीजन है। एक तो वहाँ पे फियाट करेंसी चलती है, फियाट करेंसी। और दूसरी बात है, वहाँ की जितने भी सेंट्रल बैंक्स है ना, ऑल मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं जो, उन सब की प्राइवेट ओनरशिप है। जैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, पर वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो लोगों के अंडर में नहीं है, उनकी प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप है उनकी। तो ऐसे बहुत बहुत चीजों में है, ये चीज मैंने देखी है। तो इन दो चीजों की वजह से मैं मानता हूँ कि उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो स्कैम है। अब उसकी ये स्टार्ट कब हुआ था? अब इसके लिए मैंने एक आर्टिकल, अपना एक और आर्टिकल लिख रखा है इसी वेबसाइट पे, जिस आर्टिकल का नाम है अंडरस्टैंडिंग हाउ आर फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क। अब इसमें मैंने तुम्हें डिफरेंस बता रहा है करेंसी और मनी में। लोगों को लगता है जो करेंसी है वही मनी है, पर एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस होता है। मनी क्या होता है? जिसको ना तुम, उसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड हो गया मनी, उसकी तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज तो मार्केट में तुम बोलोगे अप डाउन तो होती रहती है उसकी वैल्यू, वो वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं। तुम उसको ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम कितने मर्जी तुम बना दो, उतनी क्वांटिटी रहती है जब तक तुम खोद ना लो, उससे खोद के कहीं निकाल ना लो। पर मनी के साथ होता है तुम कितने भी छाप सकते हो। अभी तुम और छापने लग जाओ, वो और पैसे बढ़ जाएगा, और कितना छापोगे और करेंसी मार्केट में आ जाएगी। तो करेंसी ना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। करेंसी ना सरकार के हाथ में होती है, उसे हम बोलते हैं फियाट करेंसी। तो जितनी भी दुनिया में अभी सरकार है ना, फियाट करेंसी पे चलती है, मनी पे नहीं चलती। और हम दोनों ना, दोनों को वर्ड को एक ही समान समझते हैं, पर असली में दोनों में बहुत फर्क होता है। और अगर किसी को भी फाइनेंशियल हिस्ट्री पता होगी ना, तो सबको पता होगा कि आज तक जितनी भी करेंसी आई है ना, एथेनिया में सबसे पहले आई थी। जहां जहां भी फियाट करेंसी आई है, हर बार सब फेल हो जाती है, सब जगह। और फेल होने पे क्या होता है? लोगों को बहुत भारी नुकसान होता है। और जो करेंसी चला रहा था ना, जो बैंक होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, वो हमेशा फायदे में रह जाते हैं। वो अपनी प्रॉस्पेरिटी बचा के रख लेते हैं, और हमेशा नुकसान लोगों का होता है। और ऐसी फियाट करेंसी की वजह से बार बार इन्फ्लेशन आती है, डिफ्लेशन आती है। अगर नॉर्मल मनी होता ना, किसी बार गोल्ड में हम डील कर रहे होते अभी, या किसी ऐसी चीज में डील कर रहे होते, तो ये इन्फ्लेशन वगैरह का सिस्टम नहीं होता। इन्फ्लेशन क्यों आती है? क्योंकि हम फियाट करेंसीज में डील कर रहे हैं। और इस सबका सबसे ऑब्जर्वेबल पैटर्न क्या होता है? पहले तो हर स्टेट में ये होता है, पहले तो गुड मनी में स्टार्ट करता है। मतलब पहले गोल्ड और सिल्वर अपनी बैकिंग रखता है, फिर धीरे धीरे ना उन्हें हटाने के लिए ना, गोल्ड और सिल्वर से हटके बस नोट ही छापने लग जाता है अब नोट छापने में होता क्या दिक्कत? नोट छापने में ये दिक्कत होती है कि तुम ना, मान लो पूरे दुनिया में दो नोट है बस,
₹10-10 के, और एक ही चीज है, बस एक ही चीज है उनके पास। मान लो उनके पास एक पेंसिल है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ दो नोट हैं, उन्हीं से तुम खरीद सकते हो, 10-10 रुपए वाले, और एक पेंसिल है। तो उन दो 10 रुपए की 10 के नोट है, उनकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो अभी एक चीज को compete करने के लिए दो नोट है। और अगर मान लो मैंने 10-10 के चार नोट और छाप दिए, तो टोटल कितने नोट हो गए? 6 नोट हो गए, और एक पेंसिल है। तो जो मेरे पास पहले से ही दो नोट रखे थे ना, उनकी वैल्यू अब कम हो गई, क्योंकि अब वो बाकियों के साथ compete कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है जब सरकार नोट छापती है। जब आपके घर में जो पैसे रखे रहेंगे ना, जब सरकार जितने नोट छापती है, आपके रखे रखे पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने मान लो 1 लाख सेव कर रखे हैं, और सरकार ने छापने शुरू कर दिया, लगातार छापे जा रही, छापे जा रही, छापे जा रही, तो आपकी रखी रखी आप सोचोगे ना कि मेरे घर में तो तिजोरी में सेफ है मेरे पैसे, तो मैंने दबा के रख रखे हैं, कुछ नहीं हो रहा पैसों को। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने अंदर तो छुपा के रख रखे हैं, पर जितना सरकार पैसे छापेगी ना, आपकी वैल्यू उसकी कम होती रहेगी, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये सब ना खेलना बहुत कम लोग समझते हैं। तो इसी चीज का फायदा किसने उठाया था? जो बैंकर्स थे ना, फाइनेंशियल बैंकर्स, जो ये बैंकिंग की स्थापना हुई थी ना, सबसे पहले किसने करी थी? रॉथस्चाइल्ड डायनेस्टी ने करी थी। किसने? मेयर आर्म्स रॉथस्चाइल्ड ने। अब ये नाम बहुत फेमस है। इसने क्या करा, ये वाला ये खेलना समझ गया था कि बैंक कैसे चलते हैं और लोगों को पागल कैसे बनाना है। तो इसने बैंक की स्थापना करी, और इसने ना जो बड़े बड़े वॉर होते थे ना, उनको फंड करा, रानियों को, राजाओं को फंड करा, सबको फंड करा, और इसने 5 लड़के थे ना, यूरोप में हर जगह भेज दिए इसने, एक एक करके। तो इसने पूरे यूरोप पे ना रॉथस्चाइल्ड की डायनेस्टी का कब्जा है एक तरह से, अभी भी इन्हीं का चलता है यहाँ पे। और फिर ये अमेरिका तक बात कैसे पहुंची? अमेरिकन को ये पता था कि उन्हें सेंट्रल बैंक पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, अमेरिकन को। अमेरिका में लोग जब मानते थे ना कि हम सेंट्रल बैंक वगैरह रखेंगे नहीं, हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने बैंक तो खोले वहां पे। हम अभी अपने बैंक से क्या करा, इन्होंने ना नकली फाइनेंशियल क्रैश लाया वहां पे, मतलब खुद ही एक स्टॉक मार्केट क्रैश बनाया, जिसे हम बोलते हैं पैनिक ऑफ 1907। अब ये इस पे ये मैं ही नहीं मानता है, बहुत लोग मानते हैं, तुम इनका कोड भी पढ़ लोगे कि इसे द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। और ये लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल नहीं था, ये केयरफुली प्लान्ड था, और इंटरनेशनल बैंकर्स ने ही करा था। इंटरनेशनल बैंकर्स मतलब रॉथस्चाइल्ड हो गए, उन लोगों ने करा था, ताकि अब क्यों करा था वो मैं बताता हूँ। इन लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन क्यों बनाया था? इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन बनाया था ताकि ये एक्सक्यूज दे सके अमेरिका को कि भाई तुम्हें ना सेंट्रल बैंक की जरूरत है। सेंट्रल बैंक के बिना ना तुम्हारे साथ यही होता रहेगा बार बार, एक और डिप्रेशन डिप्रेशन आया, फिर एक और डिप्रेशन आया, सारे ऐसे ही आते रहेंगे, ये मंदी मंदी आती रहेगी, तुम्हें सेंट्रल बैंक की जरूरत है। तो इन्होंने इसके लिए जबरदस्ती क्रिएट करा पैनिक ऑफ 1907। और फिर इन्होंने ना वहां के जितने भी वो थे ना, लॉ मेकर्स थे, जितने भी वहां के वे थे पॉलिटिशियंस, उन्हें खरीद लिया, और उन लोगों ने नेशनल मॉनिटरी कमीशन बनाई, और उन्होंने फिर एक फेडरल बैंक बना दिया इनका। अब फेडरल बैंक की दिक्कत क्या थी? वो था प्राइवेट। अब जो इनका अमेरिका का जो प्राइवेट है ना, ये जैसे फेडरल रिजर्व है इनका, फेडरल रिजर्व बोलते हैं, और ये न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व मेन है वैसे। अब जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व है ना, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी मर्जी से बना के बोल रहा हूँ? नहीं, मैं अपनी मर्जी से बना के नहीं बोल रहा। ये अपनी साइड पे खुद लिखते हैं, देखो। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक हैव बीन पेड एंड प्रोवाइडेड द स्टॉक होल्डर्स लिख रखा है, इन्होंने खुद लिख रखा है, ऑफ द बैंक शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 6% ऑन पेड इन कैपिटल स्टॉक। तो हमें पता है, इन्होंने साइड पे तो अपनी 6% ओनरशिप लिख रखा है, पर हमें पता है पीछे से इन्हें वही लोग चलाते हैं। और अब एक JW मैकेलिस्टर था, वो ऑयल इंडस्ट्री का इंसाइडर था। उसने एक बुक लिखी थी द ग्रिम रिपर, उसमें उसने बताया था कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के लोगों से बात करी थी, तो वो उन लोगों का ना एशिलॉन्स में, अपर एशिलॉन्स ऑफ यूएस सोसाइटी, मतलब जो यूएस सोसाइटी के सबसे टॉप पे लोग हैं ना, टॉप 1%, उनमें उठना बैठना था। तो उन लोगों ने उन्हें बताया था कि कौन कौन ओन करते हैं इनको, बैंक को, प्राइवेट ओनरशिप किस किस की है। तो वो है गोल्डमैन सैक्स की है, रॉकफेलर की है, लीमेंस की है, कून, लियोप्स और न्यूयॉर्क की है, और रॉथस्चाइल्ड की है, और पेरिस एंड लंदन, वॉरबर्ग्स ऑफ हैम्बर्ग की है, लजार्ड्स ऑफ पेरिस की, और इजराइल मोदिस ऑफ सीब रोम्स की है। इन सारी फैमिलीज की, ये सारी फैमिलीज ना असली में ओन करती हैं दुनिया को। और इनमें दो नाम हमेशा मेन में आते हैं, रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर। अब इन्हीं को लोग बोलते हैं कि ये रूलर ऑफ आर सोसाइटी, मतलब यही पीछे से दुनिया चलाते हैं लोग, क्योंकि अब इनके पास ना ऐसी चीज आ गई कि ये पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को। इनके पास बैंक ही आ गया, और यूएस की करेंसी आ गई। और तुमने देखा होगा ऑयल इंडस्ट्री का बैंक से क्या लेना देना है। तो अब तुम एक और चीज नोटिस करोगे कि यही सारे लोग ना, सारी ऑयल की कंपनियां भी यही ओन करते हैं।
जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, जैसे रॉकफेलर बैंक तो उन्हीं करता है, स्टैंडर्ड ऑयल, ये सब भी इन्हीं की कंपनियां हैं। अभी एक्सॉन मोबिल, ये सब भी इन्हीं की कंपनी, रॉकफेलर की कंपनी है। तो ऑयल और इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं पहले ना, कभी जब ऑयल के ना रेट घटाते हैं ना अपनी अपने देश में, तो फिर इनके ना इंटरेस्ट रेट, बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। बैंकों के कभी इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं। तो एक दो ऊपर नीचे करते रहते हैं, पर पब्लिक को समझ नहीं आता कि ये कभी एक एक ना एक जगह से तुम टैक्स बचाओगे तो दूसरी जगह तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये इनका हमेशा ही, इनके हाथ में हमेशा ही पैसा आता रहता है। तो इन्होंने दोनों इंडस्ट्री ओन कर रखे हैं, ऑयल की भी और बैंक भी। और एक तरह से जब करेंसी मैनिपुलेशन ही तुम कर लेते हो, तो तुम तो कुछ भी खरीद सकते हो, किसी को भी खरीद सकते हो, कितने भी नोट छाप सकते हो। तुम्हारे पास लीगल करेंसी मेकिंग मशीन है तुम्हारे पास, जब तुम फेडरल बैंक की ओन करते हो, तो तुम तो किसी को भी खरीद सकते हो। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया चलाते हैं। अब इन्होंने क्या करा, रॉथस्चाइल्ड ने ना पूरा यूरोप ले रखा है, रॉकफेलर ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट ले रखा है। तो इन दोनों का क्या प्लान है कि लेटर, इनका लास्ट में प्लान क्या है, इनमें असली में इनका एक ही प्लान है कि वर्ल्ड डोमिनेशन, मतलब पूरी दुनिया पे कब्जा करना है एक तरह से। पूरी दुनिया को, जो यही हमेशा प्लान होता है, लोगों को बहुत सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर तुम सोचो जब इतना ये कर चुके हैं तो इनका आगे क्या प्लान होगा, यही प्लान होगा। अब ये क्या करते हैं उसके, उस चीज को क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना है, हमें पूरी दुनिया पे कंट्रोल चाहिए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए हमें। अब वो कैसे लाते हैं, चलो हम उस पर बात करते हैं। तो अब हम मेन आर्टिकल पे आते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये फाइनेंशियल सिस्टम स्कैम क्यों है, मैं क्यों मानता हूँ स्कैम है, ये सब मानते हैं। अब इनका मेथड क्या है, ये डोमिनेशन का, ये धीरे धीरे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये ना बहुत अच्छी तरह इन्होंने नोट पे छाप रखा है अपने। ये यूएस की डॉलर है ना, जो उस पे ये चीज बनी हुई है, पिरामिड और एक आंख बनी हुई है ऊपर। लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को लगता है कुछ रिलीजियस सिंबल है, क्या चीज है, पर मैं इसका मतलब बता दूं तुम्हें असली में क्या होता है। ये चीज ना हमारे पिरामिड स्ट्रक्चर को समझाती है। हमारे वर्ल्ड में जो स्ट्रक्चर है ना, एक पिरामिड टाइप की तरह है। कैसे, अब इस पिरामिड के जो नीचे होता है ना लोग, ऊपर वाले नीचे को कंट्रोल कर रहे हैं। अब नीचे वाले भी, इनका हर एक ब्लॉक ना कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ना एक ही चीज के लिए काम कर रही है, पर इनमें जो लोग हैं ना, उन्हें पूरी स्टोरी नहीं पता, नीचे वालों को पूरी स्टोरी नहीं पता, जो नीचे के ब्लॉक हैं। और वो कौन कौन है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बैंक वाले हो गए, सीआईए हो गया, एनएसए हो गई, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वहां की बोल रहा हूँ मैं, अमेरिका की बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं बोल रहा मैं कुछ। अब ये एनएसए हो गया, और ये सारे नासा हो गया, ये सारे लोग ना क्या करते हैं, इन लोगों के लिए काम करते हैं, पर इनको ना पूरी स्टोरी नहीं पता। जितना तुम्हें काम, जितना तुमसे उन्हें काम करवाया है ना, उतनी स्टोरी तुम्हें बताएंगे, तो तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताते। तो नीचे वालों को भी पता नहीं होता उन्हें असली में पूरा प्लान क्या है, वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता होता है बस थोड़ी थोड़ी चीजें, हाँ हम एक गलत काम कर रहे हैं, हमें अपना पता है बस कि हम तो जो गलत कर रहे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है। तो जो बैंक वाले करते हैं, उन्हें ये पता होता है कि हम बैंक में कुछ गलती कर रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता होगा कि एनएसए वाले उन पे निगरानी रख रहे हैं, वो उस चीज में लोगों पे निगरानी रखने में गलती कर रहे हैं। कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री वाले लोगों को लूट रहे हैं, उन्हें ये पता होगा। तो हर किसी को अपने काम से मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब एक कंपार्टमेंट में बांट देना लोगों को। और अब पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे आता है, इन्हें क्या होता है ना, बस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ना सबसे टॉप वाले बंदे को ही कंट्रोल करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे को कंट्रोल नहीं करना होता। ऊपर वाले ऑर्डर देता है, ऊपर वाले बताता है कि तुम्हें नीचे वाले क्या कर पाएंगे। अब नीचे वाले ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा ऊपर वाले के ऑर्डर्स ही लेते हैं, वही वही काम करते हैं। तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब इन्हें ना सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाना है पूरी दुनिया में। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप हेड होना चाहिए, फिर उसके ऊपर भी एक टॉप हेड होना चाहिए, वही सारे नीचे नीचे को कंट्रोल करेगा। इससे इससे ये होगा कि हम ना बहुत सारे लोगों को अपने सीक्रेट में नहीं लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को अपने अंदर नहीं लेना पड़ेगा, बस हर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप वालों को अपने अंदर में लेना पड़ेगा। उससे ना नीचे वाले अपने आप ही आ जाएंगे लाइन में। ये होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। अब इससे क्या होता है, नीचे वालों को पूरी स्टोरी नहीं पता, वो भी इसी इस स्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर रहे हैं, पर वो सिंगल ब्लॉक की तरह है, उन्हें कुछ नहीं पता, कंपार्टमेंट है वो एक एक तरह से। और अब इस ब्लॉक के तुम बीच में आओगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। वो लोग ऊपर नहीं आते, वो बीच में आते हैं। वो लोग भी इनकी तरह ही होते हैं, नीचे वालों की तरह ही। वो भी एम्प्लॉय होते हैं इन लोगों के, बैंकर्स के और इन लोगों के, जो दुनिया ओन करते हैं ना, जो दुनिया खरीद रखे जिन लोगों ने, जो दुनिया को पीछे से चलाते हैं, वो उन लोगों के भी, वो भी पपेट्स ही होते हैं उन लोगों। तो उन्हें भी पूरी स्टोरी नहीं पता होती, उन्हें अपना पता होता है बस कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो 5 साल के लिए आते हैं, उनके बाद दूसरा आ जाता है, वो चलाता है। तो ऐसे ही होता है। तो अब इन्हें ओन कौन करते हैं, इन्हें ओन करते हैं बैंकर्स। अब बैंकर्स ना सबसे ऊपर बने हुए होते हैं। इनको इसलिए ऑल सीइंग आई से बना रखा है। ऑल सीइंग आई मतलब जो सब कुछ देख पा रहा है, क्योंकि इन लोगों को हर चीज पता है कि क्या चल रहा है असली में। तो इन्हीं लोगों को पता होता है कि दुनिया में प्लान क्या है, असली में क्या चल रहा है क्या नहीं। नीचे वालों को कुछ नहीं पता होता, बस वो इनके लिए काम करता है। तो इसी को बोलते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर।
अब ये इतने एफिशिएंट कैसे हैं? अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉन्स्पिरसीज। कॉन्स्पिरसी मतलब, अब आते हैं असली चीज पे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने तीन चीजों से कंट्रोल कर रखा है हमें। नॉलेज इन्होंने अपने पास कंट्रोल करके, हिस्ट्री हमारी कंट्रोल करके अपने पास, और न्यूज नैरेटिव भी कंट्रोल करके रखा है। तो मैं एक एक चीज पे आता हूँ। नॉलेज कैसे? हमारा सिलेबस है ना, जो करिकुलम है स्कूल्स का, वो इतना टट्टी है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें, वो ना बिल्कुल बुद्धू बनाने के लिए, उसमें कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और बहुत कम ही ऐसा होगा जो तुमने स्कूल में सीखा होगा ना, बस लैंग्वेजेस के अलावा, जो तुम बाहर अपना यूज करोगे। नहीं तो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सीखते इतने इतने सालों तक। और वो सच डम डाउन करने के लिए होता है वो, सच में। और वो ना लाइन पे लाने के लिए होता है कि कैसे हमें अथॉरिटीज की सुननी चाहिए। उसमें ऐसे सिखाते हैं कि इसने बोला है तो सही है, इसने बोला है तो सही है। तुम असली में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते स्कूल में। और असली चीजें कोई कभी नहीं सिखाते, जैसे साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन नहीं सिखाते वो लोग कभी। साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये रेमंड मूडी है, ये भी साइकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन भी है, और फिलोसफर ऑथर भी है। इसने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं। ये लोग मानते हैं कि इन लोगों ने ना, बहुत सारे इनके पास केसेस हैं कि रीइंकार्नेशन असली है। ये और एक ये था जिम बी टकर, ये भी एक वो है, साइंटिस्ट है ये। इसने क्या करा, लोगों को, बच्चों को देखा जो ये एकदम सो के उठ जाते थे, कि हमें ना सपने आते हैं, हम पहले जन्म में कुछ थे। और ये फिर उन लोगों को ढूंढने जाते हैं जिनके उन्हें सपने आते थे, और वो देखते हैं कि ऐसे लोग असली में एग्जिस्ट करते थे। तो इन लोगों, इससे बहुत लोगों ने ये देखा, ये नोटिस करा कि रीइंकार्नेशन का प्रोसेस ना असली है। ये ये भी एक केस था जिसमें बच्चे बोलते थे कि हम पहले जन्म में ये थे और हम ऐसे मरे थे, और जैसे वो मरे होते हैं ना, वहीं पे उनके बर्थ मार्क होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हो जाता है, उसमें आ जाती है ये ऐसी चीजों में आ जाती है, ऐसी साइंस में आ जाती है। ये एक टॉपिक बताया मैंने, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, जो बिल्कुल तुम बुक्स में जिंदगी भर तुम सुनोगे ही नहीं कभी। टॉपिक इन चीज के बारे में डिस्कस करते सुनोगे नहीं, क्योंकि इन चीजों से ना हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, हमारे आसपास का हमें फेयरलेस बना देगा, रिलीजियस डॉगमास हटा देगा हमारे। और एक यूएफओस का जो टॉपिक है, यूएफओस का टॉपिक तो तुम, मेरी साइट ही उसी के लिए है। ये मेरा पॉडकास्ट भी मेरी उसी के लिए, हिस्ट्री ऑफ यूएफओस फॉर इंडियंस, जिसमें मैं यूएफओस के बारे में बात करता हूँ। अब यूएफओस के बारे में तुम जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे अपने उसमें। कॉन्शियसनेस के बारे में तुम नहीं सुनोगे कभी। कॉन्शियसनेस बहुत हॉट टॉपिक है साइंस में, उसके बारे में तुम कभी नहीं सुनोगे। ये बहुत अच्छा चैनल है, मैटराइजिंग, इस चीज के बारे में बात करता है। अगर किसी को देखना है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्या अच्छी चीज है, वो इस चैनल पे जा सकता है। अब इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते वो, ये सारी ना आराम से लेफ्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि ये सब वो चाहते नहीं कि हम इस चीज पे कभी डिस्कस करें। अब और क्या करते हैं, एक तरह से तो उन्होंने नॉलेज हमारी ब्लॉक कर दी, और दूसरी तरह से क्या करते हैं वो ना, कोई कोई ऐसी इन्वेंशन आ जाती है दुनिया में जो सच में इंटरफेयर कर सकते हैं उनके काम के साथ। जैसे एक आदमी ने ऐसी चीज बना ली थी, कार बना ली थी जो पानी से चल रही थी, और उसकी हमेशा, उसकी उसको पहले ऑफर करता है, सऊदी अरेबिया से ऑफर आता है, मतलब कि हम तुम्हें इतने मिलियन देंगे, इतने मिलियन डॉलर देंगे, अपना पेटेंट हमें दे दो। पर बिल ऑयल कंपनी से भी बहुत ऑफर आते हैं उन्हें कि इतना तुम्हें अमाउंट देंगे, इतना अमाउंट देंगे, तुम ये इन्वेंशन हमें दे दो। अब उन्हें देता नहीं तो बाद में उसे मरवा देते हैं। इसका नाम था स्टैनली मायर्स, और ये पेपर में भी आया था कि डिड स्टैनली मायर डाई बिकॉज ही न्यू हाउ टू टर्न वाटर इनटू फ्यूल। अब इसका ना, इसने सच में ऐसी इन्वेंशन ढूंढ ली थी जो सच में पानी से ही चला दे कार को। आजकल भी लोग ढूंढ नहीं पाते, इसलिए आजकल लोग बोलते हैं कि इसने ऐसी कोई चीज ढूंढी थी और ये फेक था। पर फेक हमें असली कैसे पता लग जाता है? क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही थी, और ऊपर से एकदम इसकी मौत हो जाती है। तो तुम्हें इसी इसी चीज से शक हो जाना चाहिए कि इसने कुछ असली में चीज ढूंढ ली थी, और नई साइंस ढूंढ ली थी जो अभी भी हम साइंस नहीं जानते अपनी। और इसकी कार कैसी थी? इसकी कार ना पानी लेती थी और ऑक्सीजन छोड़ती थी पीछे से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती थी उसे, हाइड्रोजन से अपना वो चलाती थी और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती थी। तो सोचो फिर अगर ऐसी कार आ जाती दुनिया में तो कैसा रहता। इसको तो ऑब्वियसली मरवा दिया उन्होंने, क्योंकि फिर इनकी ऑयल इंडस्ट्री कभी चलती ही नहीं। और दूसरी चीज थी, लोगों के पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये लोग ना, ये जो कैंसर की इलाज आते हैं ना, उन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं कि दुनिया में ना कैंसर का इलाज आना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम बीमारियां ऐसी बची हैं जो सच में लोगों को मार लेती हैं।
और सच में पॉपुलेशन कम करने में हेल्प करती हैं, और क्योंकि कैंसर पॉपुलेशन कम करने में हेल्प करते हैं इसलिए उसकी इलाज आने नहीं देते दुनिया में। और इस पे भी मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, एक आदमी ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इस पे, कैंसर द फॉरबिडन क्योर। अब ये यूट्यूब से हटा दी इसलिए मैं वे बैक मशीन यूज करता हूँ, और यूट्यूब से जो इन्होंने हटा रखी है ना, टाइम में पीछे जाके जब देखता हूँ उसे, उसका लिंक मैंने डाल रखा है, तुम जाके देख सकते हो मेरी वेबसाइट। और ये हिस्ट्री कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हिस्ट्री ना जैसे कंट्रोल करते हैं वो तुम्हें एक बुक में मिल जाएगा, वो मैं अपनी अपनी वेबसाइट में भी नहीं बताऊंगा। हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, माइकल ई क्रेमो। अब ये क्या करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जो ये बुक्स में हमें पढ़ाते ही नहीं है, उससे बिल्कुल हमारी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। उनके बारे में बुक्स में कभी डिस्कशन ही नहीं होता, और तुम ये बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने हमारी हिस्ट्री भी एक तरह से बेकार कर रखी है। और न्यूज तो तुम पूछो ही मत, न्यूज का तो सच में मत पूछो मुझसे। न्यूज का तुम्हें पता करना है कि न्यूज कैसे कंट्रोल करते हैं, तो नोम चॉम्स्की की बुक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, वो तुम देख सकते हो। शेरिल एटकिंसन की ये वीडियो देख सकते हो तुम, एस्ट्रोटर्फ एंड मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया मैसेजेस, ये बहुत अच्छी वीडियो है, इससे भी तुम्हें पता लग जाएगा। या फिर तुम रिचर्ड डोलन की एक वीडियो है, बहुत लंबी है, मीडिया कंट्रोल एंड मॉकिंग बर्ड टुडे बाय रिचर्ड डोलन, एक चैनल है इस पे, तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, पति पत्नी है लोग, और ये बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं इसी चीज पे कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज भी तुम देख सकते हो कि न्यूज एक तरह से इन्होंने हमारी नॉलेज ब्लॉक कर रखी है, हिस्ट्री ब्लॉक कर रखी है, न्यूज नैरेटिव ब्लॉक कर रखा है, तो एक तरह से ये पूरा हमें कब्जा रखा है, इन्होंने नॉलेज ही ब्लॉक कर रखी है हमारी। और एक तुम्हें ये भी पता होगा कि जितने भी आईवी लीग कॉलेजेस हैं और जितने भी मीडिया बहुत फेमस कॉलेजेस हैं ना यूरोप में और वहां पे भी यूएस में भी, इन सबको यही फंड करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा आता है इनकी तरफ से, इसलिए वहां पे ना कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाती जो इनके खिलाफ हो। और तुम्हें अगर बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट के और ज्यादा वो देखना है तो सोनी की एक डॉक्यूमेंट्री भी थी जिसका नाम था इनसाइड जॉब, वो नेटफ्लिक्स पे भी है और ये यूट्यूब पे भी है, तुम यूट्यूब पे ही डालना बस इनसाइड जॉब 2010 फुल डॉक्यूमेंट्री मूवी, इससे तुम्हें बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट जो बेकार काम करती है ना उससे उसका तुम्हें पता लग जाएगा ये कैसे करती है। और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम वो भी इनके अंडर में ही काम करती है। बहुत बारी कभी कभी ना नकली रिसर्च पेपर भी छपा देते हैं, किसी को साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट को ब्लॉक भी करवा देते हैं कहीं कहीं, मतलब कोई ऐसी इन्वेंशन आ गई तो उसे ब्लॉक भी करवा देते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो ये करवा देते हैं। अब प्लान क्या है इनका, ये सब तो हो गया कि मैंने वो बता दिया तुम्हारा वो क्या है, तो मैंने तुम्हें बड़ा प्लान तो बता दिया कि इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए, पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना है। पर असली में कैसे करना है इन्हें, वो धीरे धीरे कैसे ले जाएंगे, तो ये हमें कैसे पता लगता है इनका प्लान, हमें पता लगता है कि डॉक्टर रिचर्ड डे से। डॉक्टर रिचर्ड डे, अब डॉक्टर रिचर्ड डे कौन है, इस स्टोरी पे आते हैं, ये स्टोरी बताता हूँ। अब क्या होता है ना, 20 मार्च 1969 को ना पिट्सबर्ग पीडियाट्रिक सोसाइटी में, जो रिज एवेन्यू इन पिट्सबर्ग में है, वहां पे एक मीटिंग होती है पीडियाट्रिशियंस और स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना और उनके स्टूडेंट के बीच में। अब उनमें ना डॉक्टर रिचर्ड डे नाम का एक आदमी था, वो बहुत एमिनेंट प्रोफेसर था, मतलब बहुत फेमस था, पर और फिजिशियन था और बहुत अच्छे अच्छे उसके वो थे। और एक अच्छी चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वो डायरेक्टर था एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम था प्लान्ड पेरेंटहुड। अब आपने इसी चैनल पे मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी जो मैंने कोरोना वायरस के बारे में डाल रखी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्लान्ड पेरेंटहुड कैसी ऑर्गेनाइजेशन। प्लान्ड पेरेंटहुड असली में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका पहला नाम था अमेरिका बर्थ कंट्रोल लीग, बाद में इसका नाम चेंज करके प्लान्ड पेरेंटहुड रख दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। पर इसका मेन काम वो ये था कि तुम्हें हमें ना इन सर्विसेज पे हेल्प करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज पे वो काम करना है ताकि हम दुनिया की पॉपुलेशन कम करने में हेल्प कर सकें। और सरप्राइजिंगली रॉकफेलर फाउंडेशन इसकी सबसे बड़ी फंडर है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन ही देती है, एक तरह से उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो फंडिंग तो लिखा जाता है ऐसे, एक तरह से उन्होंने खरीद ही रखा है इसे। और ये जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल कम करने के कामों में सबसे आगे रहती है। तो अब इसका जो डायरेक्टर था ना, वो एक मीटिंग में आया था डॉक्टर्स की और स्टूडेंट्स की, तो ऐसे ही ना वो बीच में मीटिंग में उठ जाता है, अपना मीटिंग में स्पीच दे रहा होता है, लोगों को बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ, अपने पेन नीचे रख दो, रिकॉर्ड मत करना इसे कहीं से भी, और लिखना है मत, बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए। और जो वहां पे ऑडियंस होता है ना, उनमें होता है एक डॉक्टर डनीगन, डॉक्टर डनीगन होता है उनमें एक आदमी, वो वो भी उसी ऑडियंस में होता है, तो उसी से अब हमें ये बात पता लगती है कि उस मीटिंग में डॉक्टर डे ने हमें क्या क्या बताया था। और डॉक्टर डनिगन ना ये इंटरव्यू में देता है किसी जर्नलिस्ट को, तो उसमें बताते हैं कि मुझे डॉक्टर डे ने ना 1969 में 20 मार्च को एक मीटिंग में ये सब बताया था मुझे।
अब क्या बताया था उसने, डॉक्टर ने बताया था कि वो बता रहे थे कि आगे दुनिया कैसी होने वाली है, मैं तुम्हें उसकी जानकारी देने वाला हूँ अभी, कि आगे का प्लान क्या है दुनिया का चेंज होने का, कि जो दुनिया को लोग कंट्रोल करते हैं ना उनका प्लान क्या है आगे, मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ। इसलिए अपने पेन नीचे रख दो और इसका नोट मत बनाना। तो डॉक्टर डनिगन बोलता है कि ये बहुत अनयूजुअल चीज थी, कोई डॉक्टर उन्हें बोले कि ऑडियंस को कि अपनी ना स्पीच के जो वो भी स्पीच देने वाला है ना वो प्राइवेट रखना, बताना मत किसी को। और तो इससे डॉक्टर डनिगन को ये लगा कि उसका मतलब था कि वो इम्प्लाई कर रहा था कि उसको पर्सनल डेंजर भी हो सकता है इससे, अगर किसी ने वो चीज लीक करे कि डॉक्टर डे ने ऐसी इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप को दी है। तो अब डॉक्टर डे उसे बताता क्या है, और डॉक्टर डनिगन ये भी बताते हैं कि उन्हें लगता है डॉक्टर डे ना इनसाइडर है किसी का, वो ऐसा अपीयर हो रहा था जैसे उसे वो बहुत अंदर में उस लोगों का उठना बैठना है, उसे उन लोगों में उठना बैठना है उसका जो लोग बहुत ऊपर है सोसाइटी के 1% में। इसलिए उसे ये सारा प्लान पता था और वो अपनी थ्योरीज नहीं बता रहा, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्लान बता रहा है। तो उसका प्लान था कि उसने ये कैसे बताया था कि चेंज होने वाली है। अब उस प्लान पे एक एक करके आते हैं। उसने सबसे पहले बताया था कि जो फैमिलीज होंगी ना वो डिमिनिश हो जाएंगे। डिमिनिश मतलब ये इन लोगों का प्लान है, जो बड़े लोग हैं, कि ना ह्यूमन सोसाइटी को ना ब्रेक करना, यूनिटी नहीं रहनी चाहिए और लेस सिक्योरिटी रहनी चाहिए, मतलब लोगों में ना बहुत कम यूनिटी रहनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना, जैसे दादा दादी के साथ बच्चे बच्चे सारी एक ही फैमिली में रहना, ऐसे नहीं रहना चाहिए, सब अलग अलग रहने चाहिए भाई बहन वगैरह, उनका ये प्लान था। तो वो ना फैमिलीज के कंसेप्ट को डिमिनिश करना था उन्हें, और उन्हें उनका ये प्लान था कि बच्चे माँ बाप अलग रहे, बच्चे अलग रहे। और इनका ये प्लान था कि अनमैरिड कपल को ना अब एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि वो एक साथ रहें। इससे क्या होगा, उनका उन्हें वो बोलते थे कि इससे ना हमें एक फायदा होगा कि जो शादीशुदा लोग भी ना वो एक साथ रहेंगे और शादियां बहुत जल्दी टूटेंगी। उनका उनका असली में ये प्लान था कि उन्हें चाहिए था कि जितनी कम फैमिली रह सके ना अच्छा है, जितने लोग कम यूनिटी में रह सके अच्छा है, तो उनको मैरिज भी तोड़नी थी, मैरिज इंस्टीट्यूशन भी तोड़ना था उन्हें। उन्होंने बोला कि अब बहुत कॉमन प्लेस हो जाएगा 1969 में। उस टाइम ये कॉमन चीज नहीं थी अनमैरिड कपल का एक साथ रहना, अब तो लिविंग कपल का एक साथ रहना बहुत कॉमन हो गया, उस समय नहीं था। तो इन्होंने बोला हम वो नॉर्म क्रिएट करेंगे कि ऐसी चीज बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड हो जाए और कोई बोले बिना, कोई रोक टोक भी ना लगे इस चीज में। ये सबसे पहले था। उन्होंने दूसरी चीज बोली थी लेबोरेटरी बेबीज। उन्होंने बोला सेक्स और रिप्रोडक्शन ना सेपरेट कर देंगे ये लोग, मतलब अब तुम सेक्स कर पाओगे बिना रिप्रोडक्शन के और रिप्रोडक्शन कर पाओगे विदाउट सेक्स के। तो उसने बोला था ये चीज होगी लेबोरेटरी बेबीज। वो बोले थे क्योंकि अब ये इतना अनकंट्रोल्ड हो गया ना ये चीज, की लोग ना इससे इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला था हम इन दो चीजों को अलग कर देंगे बिल्कुल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने अब तक क्या करा है क्या नहीं पर ये उनका एक प्लान का हिस्सा है। और उन्होंने दूसरी चीज बताई थी कि अब ऐसे ऐसे डिजीज आएंगे जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। और उन्हें कोई ट्रीट भी नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे उनकी दवाई नहीं होगी कोई, ऐसे ऐसे डिजीज छोड़े जाएंगे। उसने बोला था यूथेनेशिया, मतलब जब कोई कोमा में चला जाता है ना तो उसे मरने की लीगल राइट बोल रहे थे हम, लीगल कर देंगे, तो यूथेनेशिया लीगल कर देंगे, एक्टिव और पैसिव दोनों। इंडिया में तो खैर हो भी चुका है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, और बाहर भी हो चुका है बहुत देशों में। तो उनका ये प्लान था कि हमें उनके हिसाब से ये प्लान था कि उन्हें ओल्ड जनरेशन को ना जल्दी अपनी लाइफ लेने के लिए एनकरेज करना चाहिए सोसाइटी में। ये तो सबसे गंदा प्लान है, इससे ज्यादा कमीनापन तो हो ही नहीं सकता कुछ। पर उन लोगों का ये प्लान भी था। और उनका एक प्लान था कि कॉन्ट्रासेप्शन बहुत वाइडली अवेलेबल हो जाएंगे। उस जमाने में तुम्हें सोचना चाहिए 1969 में ना इतनी कॉमन चीज नहीं थी। आजकल तो तुम दुकानों पे भी देख पाते हो। तो उनका प्लान था कि तुम ना जेनेरिक शॉप्स पे जाके खरीद पाओगे कॉन्ट्रासेप्शन पिल और कॉन्डम वगैरह, ये सब पिल्स भी। अब तो बहुत कॉमन प्लेस होगी, अब हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो कोई नॉर्मल चीज होगी, पर उस समय नॉर्मल चीज नहीं थी। और उन्होंने बोला था एक दिन ऐसा आएगा जब ये तुम्हें दुकान पे ना सबसे सामने, जब तुम सबसे सामने सबसे पहले जाओगे ना, सबसे सामने यही चीज तुम्हें दिखेगी वहां पे। और बल्कि बाकी चीजें पीछे रखी जाएंगी, ये सबसे आगे रखा जाएगा। और उन्होंने बोला था कि इसका मैंने तो बता दिया, उन्होंने बोला था लिविंग स्पेस ना कम कर देंगे। पॉपुलेशन में बहुत मिलियन मिलियन लोग ना एक ही छोटी सी उसमें रह करेंगे, जगह में रह करेंगे, मतलब एक छोटी सी सिटी में मिलियन मिलियन लोग रहेंगे। और जो वेल्दी लोग हैं ना 1%ers हैं जो, वो बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में और बहुत बड़े आइलैंड टाइप पे रह करेंगे, ग्रीनरी होगी जंगल टाइप, मतलब हश ग्रीनरी जो बहुत बड़े बड़े जगह होगी ना उस पर 1% लोग वो लेंगे जो टॉप के लोग हैं। और बाकी जो गरीब लोग हैं उन्हें शहरों में समेट के बिल्डिंगों में समेट देंगे उन्हें। उनका ये था लिविंग स्पेस डिक्रीज करना, और ये तो अब ये कर भी चुके।
1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में रियो डी जेनेरियो में, जिन्होंने उन्होंने एक नया रखा था, एजेंडा 21 रखा था उन्होंने। अगर तुम यूएन पे जाओगे अभी पढ़ सकते हो, उसमें लगभग इसी चीज के बारे में बातें कर रखी है, पर उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रखे हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स, ये उल्टी सीधी चीजें यूज कर रखी हैं, पर उनका असली में यही मतलब है कि तुम्हें लिविंग स्पेस घटाना है लोगों। उन्होंने ये भी बोला था कि कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन होगा, मतलब तुम्हें ऐसी दवाई इंजेक्ट करी जाएगी जिससे तुम इनफर्टाइल हो जाओगे, और तुम्हें पता मिल जाएगा वो कब उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, और ये इल्जाम किसी और चीज पे लगा दिया जाएगा, जैसे एनवायरनमेंट बेकार हो रहा है, फूड बेकार हो रहा है, पर असली में उस चीज का कारण वो इंजेक्शन होगा। और इन्होंने बोला था कि पीपल विल गेट यूज टू चेंज, मतलब लोगों को हर चेंज की आदत हो जाएगी, उन्हें हर थोड़े दिनों बाद कोई नई चीज चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उन्हें उन्हें लगेगा कि कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, हर चीज चेंज ही होती रहती है। पर ये भी उनका पार्ट का प्लान है कि हर चीज चेंज ही होती रहेगी। और उन्होंने बोला था रियल और स्टेटेड गोल्स अलग अलग हो जाएंगे, मतलब तुम्हें कुछ भी चीज तुम्हें बताई जाएगी ना, उसके दो पर्पज होंगे, एक तो जो तुम्हें बताया जा रहा है वो, और एक असली जो टॉप 1%ers है ना, जो लोग चाहते हैं, वो उसका असली पर्पज होगा, वो अलग चीज होगी। तो ये भी उसने बताया। और उसने बोला था अब लोगों को ना परमिशन नहीं होगी बेबीज पैदा करने की, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो बहुत अच्छी फैमिलीज होंगी ना, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे, उन्हें ही 3 लोगों की वो परमिशन होगी, नहीं तो हर कोई एक ही कर पाएगा बस, या 2 कर पाएंगे, वो बहुत कम केसेस में 3 कर पाएंगे। और अब हम आते हैं, ये लोग एनकरेज करेंगे होमोसेक्सुअलिटी और एनीथिंग गोज, मतलब ये बोल लेते हैं कि हम ना ऐसा कर देंगे कि लड़का और लड़की एक ही हो जाएंगे, और होमोसेक्सुअलिटी ना बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे हम मूवीज में। तुम्हें हर मूवी में ये चीज दिखा करेगी जैसे ये नॉर्मल है। उन्होंने बोला था कि क्लोथिंग स्टाइल ना बहुत स्टिमुलेटिंग और प्रोवोकेटिव बना देंगे 1969 में। और ये डॉक्टर डनिगन ये बताते हैं कि 1969 में ना मिनी स्कर्ट भी बहुत ज्यादा रिवीलिंग मानी जाती थी, पर उन्होंने बोला कि अब ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें ना प्रोवोकेटिव क्लोथिंग हो जाएगी, लोगों की बहुत टाइट फिट का कपड़े पहना करेंगे, और जो व्रिंकल्स की डायरेक्शन होगी ना, वो ऐसी एरियाज पे वो करेगी, मतलब पॉइंट करेगी जहाँ पे वो है सेक्सुअल ऑर्गन्स है, तो उनकी तरफ पॉइंट करेगी ज्यादा, और अब रिवीलिंग क्लोथ्स भी पहने जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ये सब उसने बोला था कि अब आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। उसने बोला था लिमिटिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिकल केयर, मतलब मेडिकल ना केयर बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, हॉस्पिटल वगैरह जाना इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग बोलेंगे बस अब और नहीं हो पा रहा। और बोला था इसी चक्कर में अब बुढ़े लोगों को ना लोग हटाना भी शुरू कर देंगे कि उनकी उनका वो हमसे झेला नहीं जा रहा। और ये बोला था कंट्रोल होगा मेडिसिन के ऊपर, हम ना हर चीज मेडिकल केयर ना पेटेंट वगैरह के जरिए ना सारी कंट्रोल करके रखेंगे। उसने बोला तो हॉस्पिटल में जाने के लिए भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा, और हम ना कैसे करेंगे, वो बोला था धीरे धीरे हम ना टाइपराइटर और माइक्रोस्कोप चुराने लग जाएंगे, और बोलेंगे देखो कितनी ज्यादा चोरियां हो रही हैं, इसलिए अब हमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। और धीरे धीरे करके वो सबके लिए आइडेंटिफिकेशन कर देंगे, और हर कोई अब हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। और इन्होंने ये भी बोला था कि हमारे पास कैंसर का क्योर अभी मिल भी गया हमें, और वो उसकी फाइल रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में रखी हुई है, पर वो हम देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लोग कैंसर से मरने बंद हो गए तो फिर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी दुनिया में। इन्होंने ये भी बताया था कि अभी हार्ट अटैक भी दे सकते हैं किसी को असैसिनेशन में, और गोलियों से मारना नहीं पड़ता किसी को। और ये बोला था कि जो एजुकेशन टूल है ना, वो इंडोक्ट्रेशन का टूल बन जाएगा, मतलब एजुकेशन से हम लोगों को इंडोक्ट्रेन करेंगे बचपन से, वो उन्हें बुद्धू बना देंगे बचपन से। और ये बोला था बहुत ज्यादा टाइम बिताएंगे स्कूल में, पर कुछ लर्न नहीं करेंगे, वोंट लर्न एनीथिंग। और स्कूल एज अ कब ऑफ वो हब ऑफ कम्युनिटी बन जाएगी, मतलब तुम्हें हर चीज ना स्कूल के जरिए मिलेगी, अगर किसी को खेल कूद में जाना है वो स्कूल के जरिए होगा, गाने में जाना है वो स्कूल के जरिए होगा, कुछ भी करके किसी बच्चे को ना स्कूल से गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। और ये बोले थे कि कुछ कुछ बुक्स ना वो गायब कर देंगे दुनिया से, मतलब अगर किसी लाइब्रेरी में होंगी तो वहां से चोरी करवा देंगे, कहीं से मार्केट में होगी तो मार्केट से हटवा देंगे उससे। और बोला था एक तरह से एल्कोहल प्रमोट भी करेंगे और डिमोट भी करेंगे एक साथ। तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने बोला था जो वनरेबल और वीक है ना उनका पहचान, एक तो तुम अल्कोहल प्रमोट करोगे, फिर जो अगर कोई ड्रंक ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर इतने कड़े नियम बना दोगे कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही हट जाए, उनकी प्रिविलेज टू ड्राइव ही हट जाए। तो इन्हें दोनों चीज करनी है एक साथ, ताकि वनरेबल और वीक लोगों को हटा सके दुनिया में। और बोला था रेस्ट्रिक्शंस और ट्रैवल हो जाएंगे, मतलब ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, हर जगह नहीं घूम पाओगे। और 1969 में उन्होंने एक और खास बात बोली थी कि अब ये डी एम्फेसाइज फेमिनिटी करेंगे, मतलब अब ये क्या करेंगे, लड़कियों को ना लड़कों जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये बोले थे कि जब डॉल्स के साथ खेलती रहती है ना लड़कियां, तो उनके मन में ना यही सब चलता रहता है, बेबीज और रिप्रोडक्शन, तो इसलिए उन्होंने बोला था गर्ल्स को ना एथलेटिक फील्ड की तरफ ज्यादा प्रमोट करेंगे ताकि वो बॉयज जैसी लगे। उन्होंने बोला था गर्ल और बॉयज में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों को एक जैसे बना के रखेंगे हम, ताकि स्पोर्ट्स और गर्ल्स के प्रमोट करे जाएंगे। और इन्होंने ये भी बोला था कि अब
तुम ना मूवीज में ना इस चीज को रिलेटेड, सेक्स के रिलेटेड हर चीज देखोगे जो तुम सोच सकते हो, और वो मूवीज में हर चीज करेंगे जो तुम सोच सकते हो, और हर चीज रियल दिखाई जाएगी जैसे मूवीज में होती है, और बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज यूज करी जाएगी और एक्सप्लिसिट सीन्स दिखाए जाएंगे। और ये बोला था ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन भी हो जाएंगे, आईडी कार्ड चाहिए होगा हर जगह जाने के लिए और ये बोला था तुम्हें आईडी कार्ड ना, उसमें आईडी कार्ड ऐसा होगा जो पैसे भी तुम्हारे स्टोर करके रख सके, डिजिटल करेंसी होगी और तुम्हारे पैसे भी स्टोर करके आईडी कार्ड में रहेंगे, और आईडी कार्ड ना तुम्हारी स्किन के ऊपर इम्प्लांट करेंगे, स्किन के अंदर इम्प्लांट करेंगे, मतलब एक चिप स्किन के अंदर डाल देंगे ताकि तुम ये ना बोल पाओ कि मेरी आईडी खो गई। तो हर किसी को अपने स्किन के अंदर रखनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से बोल रहा था हाथ में या दिमाग के सिर के ऊपर अपनी वो चिप लगानी पड़ेगी तुम। और ये इंटरेस्टिंग चीज आती है फूड कंट्रोल। अब ये बोलते हैं कि फूड जो सप्लाईज है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करके रखेंगे, हर किसी सरकार को ये ना पैसे देंगे, दुनिया की सारी सरकारों को, कि तुम ना अपनी जो वो है ना फार्मिंग इंडस्ट्री उसे प्राइवेट कर दो। फार्मिंग इंडस्ट्री प्राइवेट करने के बाद ये उन सबकी फार्मिंग इंडस्ट्री और जमीनें खरीद लेंगे, और फिर लोगों को ना उगाने नहीं देंगे, और फिर ये भी बोल रहे थे कि ये इलीगल कर देंगे, घर के पीछे उगाना भी ना कोई इलीगल कर देंगे, और बहाने ऐसे देंगे कि उससे ना बीमारियां फैल सकती हैं, पर असली में ये होगा कि उसका असली मीनिंग ये होगा कि कोई ना खुद से सिस्टम से इंडिपेंडेंट ना रह पाए, हर कोई सिस्टम पे डिपेंडेंट रहे, और जो वो खाना दे रहे हैं ना वही खाए वो, इसलिए वो ऐसा करेंगे। वो बोले थे कि अब घर के पीछे उगाना भी इलीगल कर देंगे। और ये एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली, वेदर कंट्रोल भी करेंगे। उसने बोला नॉर्मल ऐसा वाला वेदर नहीं कंट्रोल कर रहे जिसमें रेन करवा देते हैं, वो बोलते हैं रियल वेदर कंट्रोल, मतलब जब वो चाहें तो सूखा सूखा ला सकते हैं, जब वो चाहें तो बारिश ला सकते हैं, और वो ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पे उन्हें फार्मिंग इंडस्ट्री खत्म करनी है, क्योंकि ताकि लोगों को लगे फार्मिंग फार्मिंग में ना कोई पैसे ही नहीं मिलते, बहुत रिस्की प्रोफेशन है, और सब फार्मिंग छोड़े, और ताकि वो फूड कंट्रोल पे और आसानी से अपना कब्जा कर सके। इन लोगों ने ये भी बोला था कि फॉल्सिफाइड साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, मतलब ऐसी पब्लिश कर देंगे जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, ताकि अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके। और ये इन्होंने मनी और बैंकिंग के बारे में भी वही बात करी थी, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये उससे कंट्रोल ही करते हैं, वो तो तुम उस पर तो तुम पहले भरोसा नहीं कर सकते, उसका तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। और बिग ब्रदर इज वॉचिंग, इन्होंने ये बोला था जब तुम टीवी देख रहे होगे तो टीवी तुम्हें देख रहा हो और वो तुम्हारी बातें भी सुन रहा होगा, ऐसा आ जाएगा। ये बोले थे ये उसके बहाने करेंगे ताकि तुम पहले तो ऐसा टीवी लाएंगे कि तुम कुछ बोल पाओगे टीवी में, और वो टीवी तुम्हारी बात मानेगा, फिर पर उसका असली मीनिंग ये होगा कि उसमें जो माइक होगा ना वो तुम्हारी बात सुनने के लिए होगा, वो तुम क्या बातें कर रहे हो। और ये बोला था प्राइवेटली ओन्ड होम्स है ना, वो पास्ट की चीज हो जाएगी, अब लोग हाउस ओन नहीं कर पाएंगे, उन्हें बस रेंट पे रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, और ज्यादा मुश्किल बना देंगे। तो अब मैंने तुम्हें पूरी चीजें बता दी कि कैसे करते हैं काम। तो मैं एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि इन्होंने एक बात बोली थी कि गर्ल और बॉय को एसेंशियली सेम ही बना देंगे, धीरे धीरे ऐसी चीजें प्रमोट करेंगे कि दोनों सेम ही हो जाए एक तरह से, और ऊपर से होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट करेंगे। ये इसका मुझे रीजन नहीं बताया क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर ये इनका एक प्लान था, ये एक उस प्लान का हिस्सा था। और आजकल हम देखते हैं जेंडर फ्लूइडिटी नाम का एक कंसेप्ट आ गया। अभी डेमी लोवाटो भी यही बोल रही थी कि वो फ्लूइड है, वो कभी खुद को ही मानती है कभी शी मानती है, कुछ भी बोले जा रही है। तो ये भी आ गया, और आजकल तुम ये भी देख रहे हो कि जो वुमेन एथलीट है ना उनको, जो मैन एथलीट है, जो ट्रांस एथलीट है, मतलब असली में जो आदमी थे उनके साथ compete करना पड़ रहा है। इस चीज पे एक यूएसए टुडे ने एक आर्टिकल भी छापा था, बाद में उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा आर्टिकल भी क्यों छापा। तो तुम ये देख रहे हो, ये भी एक एग्जांपल है कि अभी कैसे मैनिपुलेट हो रही है दुनिया, और वो लोग कोई नोटिस भी नहीं कर रहे कि कौन कर रहा होगा ऐसे। और अब एक कंसेप्ट पे आते हैं टोटलिटेरियन टिप्टो। अब जो जैसी इन्हें दुनिया चाहिए ना धीरे धीरे जाते हैं उस पर, एकदम तेजी से नहीं जाते, धीरे धीरे करते हैं, तो उसे बोलते हैं टिप्टोज, मतलब बहुत धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत तेज चेंजेस लाएंगे ना तो लोगों को शक हो जाएगा, ये धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। पर इनकी कभी कभी चेंजेस ना तेज हो जाते हैं, जैसे उस चीज को बोलते हैं फॉल्स फ्लैग अटैक्स, मतलब जब अपनी गवर्नमेंट खुद ही के लोगों पे अटैक करवा देती है ताकि सिक्योरिटी सर्वेलेंस और बढ़ा सके, या किसी दूसरी कंट्री को इन्वेट कर सके उसके बहाने, अटैक के बहाने। ये चीज हमने देखी थी, कब देखी थी हमने, 911 में देखी थी ये सेम चीज। 911 में क्या हुआ था, इन लोगों का ना पेट्रो डॉलर सिस्टम है। चलो ये तुम आर्टिकल यहाँ पे जाके देख सकते हो, 911 वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये मैंने आर्टिकल इस पे डाल लगा, यूएफओज इंडिया एंड अदर कॉन्स्पिरेसी.com। अगर तुम्हें देखना है कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ तो तुम इस पे जाके देख सकते हो। और सेम चीज अभी मैंने कोविड 19 की वीडियो के लिए भी डाली थी, अब एक कोविड 19 वीडियो है, वो भी मुझे लगता है कि मैन मेड इवेंट है।
और अगर तुम्हें और ज़्यादा जानना है कि ये कैसे काम करती है दुनिया, तो एक एलेक्स जोन का इसका एलेक्स जोन ने एरन रूसो का एक इंटरव्यू लिया था। एरन रूसो ना इनका वो था, दोस्त था, एक रॉकफेलर बंदा है इनमें, उनका दोस्त था। रॉकफेलर फैमिली में एक बंदा उसका दोस्त था, तो उसके साथ रहता था। तो इसने फिर बाद में बता दिया था कि पब्लिक को इनकी दुनिया कैसे कैसे काम करती है और कैसे कैसे चलती है। तो अपना जाते हुए ना इसने इंटरव्यू दिया था। इसके इंटरव्यू के 2-3 साल बाद ये मर गया था। पर जब ये बुढ़ा हो गया था ना, इसने इंटरव्यू दिया था यही कि कैसे काम करते हैं और कैसे लोग हैं। तो तुम इसका जाके देख सकते हो, मैंने लिंक अपनी वेबसाइट पे दे रखा। तो आज तो मैंने पार्ट 1 खत्म करा, ये आज पार्ट 1 था इस टॉपिक, कि दुनिया का इन जो लोग कंट्रोल करते हैं उनका प्लान क्या है दुनिया का कंट्रोल करने का, और वो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर कंट्रोल करते हैं, उनका प्लान क्या है, क्या तरीका है, कैसे वो इस सिस्टम में है। अगले पार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में उनका क्या होने वाला है और क्या क्या वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को प्रमोट भी करना, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं भाई मेरे पास। थोड़ा तो कर दो भाई, इतना भी नहीं, अगर तुम देख रहे हो तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्रमोट कर दो, कोई मदद कर दो थोड़ी। और चलो फिर अगली बार मिलते हैं।